मेरा एक सवाल है कि ये लीडर क्या होता है, कौन होता है ये? लीडर वो होता है जो अपने साथ दूसरों की कामयाबी को भी सराहे। जो इराक की इन्वेजन थी वो कोएलिशन ऑफ द विलिंग था। ये बड़ा घूमना फिरना हो रहा है आजकल। यस, मैं क्यों बताऊं मैं कहाँ गई थी। 2015 से 2019 का जो सफर था वो एक तो टफ सफर भी था। What you can do is कि आप इसके इस्तेमाल को कम से कम कर लें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और मैं हूं सोनिया। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आपका दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। बाय द वे जुम्मा मुबारक। और इस तमाम तर इस्तकबाली के बाद मेरा एक सवाल है। हाँ कीजिए जनाब। मेरा एक सवाल है कि भाई ये लीडर क्या होता है, कौन होता है ये? लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो अपने साथ दूसरों की कामयाबी को भी सराहे। ऐसा ही कुछ हुआ है अमेरिका में, जहां बांग्लादेश के नए लीडर प्रोफेसर यूनुस ने बांग्लादेश में इनकलाब बर्पा करने वाले नौजवानों को बिल क्लिंटन आलमी मुकालमे के स्टेज पर बुलाया और इन्हें दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवाते हुए उनका साथ देने की अपील की। ऑल राइट। तो सोनिया, आपने तो लीडर की डेफिनेशन बताई, लेकिन मैं इस मौके पे मुझे याद आ रहा है इकबाल का वो शेर जिसमें वो कहते थे कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से सितारों पे डालते हैं जो कमंद। और इसका अमली नमूना हम इस वीडियो में देख रहे हैं, जहाँ पे ना सिर्फ डॉक्टर यूनुस मुतारिफ करा रहे हैं स्टूडेंट्स को, बल्कि ये स्टूडेंट्स वो हैं, ये नौजवान वो हैं जिन्होंने हकीकी इनकलाब लाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो भाई मैसेज ऑफ द डे ये है हमारे हुक्मरानों को भी और हमारे जितने बड़े हैं उनको भी कि आपके पास एक बहुत बड़ा यूथ बल्ज है। प्लीज़ इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल, प्लीज़ इन्वेस्ट इन यूथ कैपिटल। और इसी के साथ नजर डाल बड़ी खबर पे। बड़ा दिन बड़ा खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज दुनिया से मुखातिब होंगे। इसराइल लबनान जंग, गजा की सूरत हाल, मसला कश्मीर समेत मौसमियाती तब्दीलियों समेत पाकिस्तान को दरपेश मुआशी मसाइल पर बात की जाएगी। आलमी प्लेटफॉर्म पर वज़ीर आज़म की तकरीर की अहमियत क्या है, जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। डब्बे में पैक खाने पीने की अशिया इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह करार। माहिरीन ने छाती के कैंसर का सबसे बड़ा सबब करार दे दिया। नई तहकीक में सामने आने वाले हैरान कुन इंकशाफात पर बात होगी आज के प्रोग्राम में। 180 से जायद रिसर्चर्स पेपर्स, 9 साइंसी किताबों की तसनीफ। अवैस अहमद को दुनिया के 2% बेहतरीन साइंसदानों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। फख्र पाकिस्तान आज होंगे दुनिया बोल है में हमारे मेहमान। और गर फिरदौस बरोए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। बुलंदो वाला पहाड़, सरसब्ज वादियां और आबशार, सयाहों की जन्नत पाकिस्तान सयाहत के इस्तकबाल के लिए बेकरार। दुनिया भर में आज सयाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज का सबसे अहम मुद्दा, सबसे बड़ी बैठक लगी हुई है आलमी सरबराहान की और वह अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल असम्बली। इससे करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म अपने खिताब में मसला फ़लस्तीन और कश्मीर की अहमियत पर जोर देंगे। आलमी अमन सलामती में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत करेंगे। वज़ीर आज़म माली इक़्तिसादी ताल्लुकात की नाइंसाफ़ियाँ दूर करने के बैनुल अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म आबो हवा की तब्दीली के लिए फ़ौरी इक़दामात की अपील भी करेंगे। इस्लामी फ़ोबिया के बढ़ते रुझान के ख़िलाफ़ इक़दामात की भी अपील होगी। ऑल राइट। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर हुमा बकाई साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फॉर योर टाइम। बहुत सारे सवालात जो हम इससे पहले भी कर चुके हैं और ऐसा लगता है कि फ्यूटाइल है, क्योंकि दुनिया भर में इसराइल की जो जारियत है उसको रोकने के लिए दुनिया तो आगे आ नहीं रही है। अब इसराइल गजा के बाद लबनान पे अपने पंजे गाड़ रहा है। कल भी तकारीर हुई, आज भी तकारीर होंगी। आपको लगता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का ये प्लेटफॉर्म क्या रोक सकता है इस जंग को, इस जारियत को? नहीं जी, नहीं रोक सकता। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि यूनाइटेड नेशंस का बहुत उम्दा काम है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में, जहां उन्होंने बीमारियों में रोक लगाई है, पॉवर्टी को एड्रेस किया है, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में बहुत ज़बरदस्त काम किया है, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन पे काम किया है। लेकिन सिर्फ
वहाँ जहाँ एक ग्लोबल कंसेंसस मौजूद है, जहाँ पर भी ग्लोबल ओपिनियन डिवाइड हुई है, यूनाइटेड नेशंस इम्पोर्टेंट हुई है और आगे नहीं चल सकी है। कोल्ड वॉर में भी यही सूरत हाल थी, लेकिन क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर था तो फिर भी हालात इस नहज को नहीं पहुंचते थे। लेकिन जब से वर्ल्ड यूनिपोलर हुई है, यानी सिर्फ अमेरिका जो है वो सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है और अपने आप को मनवाना चाहता है, तो जो यूनिलैटरल इंटरवेंशंस हैं या जो यूनिलैटरल इन्वेजन्स हैं, उनमें अब यूनाइटेड नेशंस कोई किरदार नहीं अदा कर पाती। इसकी दागबेल अमेरिका ने डाली विद पहले अफगानिस्तान की बॉम्बिंग हुई 9/11 के बाद, वो तो फिर भी यूएन मैंडेट थी, लेकिन जो इराक की इन्वेजन थी वो कोएलिशन ऑफ द विलिंग था। और उसके बाद से तो समझिए दागबेल पड़ गई इस बात की कि जो ताकतवर होगा वो इस दुनिया में अपनी मर्जी चलाएगा। तो इजराइल इस सूरत हाल को नेक्स्ट लेवल पे ले गया है। जो दो बहुत बड़े मुल्क हैं जो यूएन रेजोल्यूशन की वायलेशंस करते हैं, वो इंडिया और इजराइल है। बस एक बात और कहना चाहूँगी, एक पैरेलल डेवलपमेंट है जिसकी हमारे खित्ते में कम बात हो रही है, और वो ये है कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वो तवातर के साथ वेस्टर्न वर्ल्ड से ये इजाज़त मांग रहे हैं कि मुझे मिसाइल इस्तेमाल करने दें ताकि मैं रशिया के अंदर टारगेट पर हमला करूं। और रशिया ये कहता है कि अगर वेस्टर्न मिसाइल इस्तेमाल हुए यूक्रेन की तरफ से तो फिर मैं न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल से दरेर नहीं करूंगा। तो हम एक बहुत डिफिकल्ट टर्निंग पॉइंट पे खड़े हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में, जहां अब लोग कह रहे हैं कि शायद तीसरी जंग अजीम जो है वो खारिजुल इम्कान नहीं है। तीसरी जंग अजीम जब जिस चीज से लड़ी जाएगी वो तो बात अलग है, लेकिन जो फिर चौथी जंग अजीम होगी उसमें सिर्फ स्टिक्स एंड स्टोन्स होंगे। डॉक्टर साहिबा, हम यही सुनते आ रहे थे कि अगर कोई जंग होगी तो पानी के मामले पे होगी, लेकिन ये मामला तो मेरे ख्याल से काफ़ी दूर हो चुका है ना। अब जैसे कि आपने भी अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि भाई ये तो फोरम नहीं है, यहाँ से तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम जो इतने ज़्यादा इस्लामी ममालिक, इतनी बड़ी तादाद इस्लामी ममालिक की फ़ौज, OIC, ये मैं एब्रीविएशन OIC कह रहा हूँ, लोग मजाक में उसको OIC अब कहते हैं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई आलमी अदालत इंसाफ कहीं तो, या फिर किसी इस्लामी मुल्क में साउथ अफ्रीका जैसी कोई हमीयत आ जाए कि जो उठे और जाके इसराइल को ड्रैग करे किसी कोर्ट में? इज़न्ट देयर एनी प्लेटफॉर्म इन दिस वर्ल्ड जो कि इस वक्त इस कत्लेआम को रोक सके? देखिए, जो मुस्लिम उम्मा है वहाँ की इससे तो टोटल डिसअपॉइंटमेंट है और खामोशी है, और तकरीबन मुजरमाना खामोशी है। और उसकी लाजमी वजह ये है कि ये ममालिक बिलखुसूस अरब वर्ल्ड में बाहर बैठे थे कि इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात भी इस्तवार कर लें और उसको रिकग्निशन भी दे दें कि 5 अक्टूबर 2023 का वाकया हो गया। तो जाहिर है वो तो दमबखुद हैं, उनके सारे इंटरेस्ट इस वक्त तितर बितर हो गए, लिहाजा वहाँ से तो कोई नहीं आ रही। मेरे ख्याल है जो वाहिद मुस्लिम इस हवाले से बात करता है आगे बढ़कर वो तुर्की है, और इनमें तमाम ममालिक में से किसी में भी इतनी समझे इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि ये तो अब जो ताकतवर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली दुनिया बन गई है। इतनी ताकत नहीं है, किसी की लाठी में इतना दम नहीं है कि वो इजराइल जिसकी पुष्ट बनाई अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी कर रहा हो उनके साथ समझिए हालत जंग में चले जाए। लेकिन जो एक डेवलपमेंट है जो वेस्ट के हाथ से भी निकल रही है वो है सिविल सोसाइटी, ग्लोबल सिविल सोसाइटी और स्ट्रीट और यूनिवर्सिटीज का गजा के लिए आवाज उठाना और डेवलपमेंट के लिए आवाज उठाना। तो चाहे यूके की स्ट्रीट हो, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हो, तल अवीव की सड़क हो इजराइल के अंदर, वो तमाम जो हैं वो इस बेइंसाफी, इस बेरहमी, इस जुल्म के खिलाफ बात कर रही है, क्योंकि इजराइल का वतीरा ये है कि वो फौजियों से जंग नहीं करता, वो बच्चों को और औरतों को टारगेट करता है
तकलीफ ज़्यादा पहुंचाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करता है। यानी जो हमने यूनाइटेड नेशंस के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नॉर्म्स बनाए जंग के, ह्यूमैनिटेरियन लॉज जो बने, वो खुसूसन बाय वर्च्यू ऑफ स्ट्रैटेजी उनके बरखिलाफ जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल हुमा साहिबा, आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे मेरा एक सवाल और है कि आज वज़ीर आज़म का ख़िताब है और इसमें गज़ा समेत मसला कश्मीर पर भी बात की जाएगी। आप क्या समझती हैं आज का इजलास जो है ये कितना अहम है? तो इजलास इसी हद तक कहते हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। क्या इस खिताब का कोई इम्पैक्ट होगा? मैं नहीं समझती। और ना हम इस वक्त जिस तरह जकड़े में हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन के साथ, हम जिस तरह जकड़े में हैं IMF में, वर्ल्ड बैंक में, और जो हमारी डिपेंडेंस है माशी तौर पर, वो हमें इस बात की इजाज़त देती है कि हम अल्फाज के अलावा कोई कुछ और कह सकें। तो मेरा ख्याल है कि वो मजम्मत करेंगे, अमन के लिए इसको ज़रूरी समझेंगे, इजराइल की बहुत समझिए सॉफ्ट सी मजम्मत करेंगे, एंड दैट्स अबाउट इट। बातें जो साइड लाइन पे होंगी वो पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश में यूनुस साहब से मुलाकात हुई है, दीगर अहम उहदेदारों से मुलाकात हुई है, वो पाकिस्तान के लिए तो ज़रूरी है। तो आई थिंक वो अच्छा स्टेप होगा। और डॉक्टर साहबा, UN जनरल असेंबली की तो हम बात कर ही रहे हैं, और इंक्लूडिंग यू, अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि जाहिर सी बात है कि इसमें अगर कोई चीज़ आ भी जाती है तो अमेरिका बहादुर का वीटो जो है वो तो हमेशा से मौजूद ही रहता है ना। क्या ऐसा हो सकता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के बाद जो US इलेक्शंस हैं, एक बार अगर वो हो जाएं तो क्या फिर इस मामले में ठहराव आ सकता है? बिकॉज हो सकता है कि इजराइल नेतन्याहू इस वक्त ये देख रहे हैं कि क्योंकि इस वक्त एक वैक्यूम है और अमेरिका की लीडरशिप में, इसलिए वो अंधाधुंध कत्लेआम कर रहे हैं गज़ा में और ना इनटू लेबनान एज वेल। डू यू थिंक कि आफ्टर द US इलेक्शंस कोई चीज़ सेटल हो सकती है? मेरे ख्याल है कि पोस्ट US इलेक्शन वो भी अगर ट्रम्प आते हैं तो रशिया और यूक्रेन की वॉर में कोई बेहतरी आ सकती है। हो सकता है कि ट्रम्प यूक्रेन की अनकंडीशनल सपोर्ट जंग को जारी रखने के लिए खत्म कर दें। लेकिन जहाँ तक मिडल ईस्ट की सूरत हाल है, वहाँ तो कंप्लीट बाई पार्टीसन कंसेंसस है, और कोई ज़ियोनिस्ट लॉबी, जो लॉबी है अमेरिका में, उसकी मदद के बगैर, उसकी सपोर्ट के बगैर व्हाइट हाउस पहुँचने का ख्वाब भी नहीं देख सकता है। थैंक यू सो मच। गो के आज बड़ा ही अहम इजलास है अक़वाम मुत्तहिदा का, UN जनरल असम्बली का, और उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुख्तलिफ जो है वो उमूर पर बात भी करेंगे। मसला कश्मीर, गज़ा, हमने गुज़िश्ता रोज़ भी देखा कि फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी उन्होंने साइड लाइन्स पर मुलाकातें की, लेकिन ये तमाम तर मुलाकातें और आज का खिताब क्या फ़ायदेमंद साबित होगा, खैर इसका तो मैं नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज़ का ज़रूर पता है। बिल्कुल, हमें उस चीज़ का पता है कि ब्रेक का टाइम हो गया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और ये आप खातून देख रहे हैं, ये बड़ा घूमना फिरना हो रहा है आजकल है। यस, मैं क्यों बताऊं मैं कहाँ गई थी? नहीं तो मैंने पूछा नहीं कि आप कहीं गई भी थी या नहीं गई थी। आपने कहा ना घूमना फिरना हो रहा है। हाँ, तो अब मैं पूछूंगा कहाँ गई थी आप? मैं क्यों बताऊं मैं कहाँ गई थी? मैं दिखाऊं क्यों ना कि मैं कहाँ गई थी जनाब। मैं ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप चली गई? तो वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल हो रहा है भाई, जहाँ पे 40 ममालिक शिरकत कर रहे हैं, मैं वहाँ गई थी। आप भी देखिए मैं कहाँ गई थी, आप लोग भी देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सोनिया और आज मैं मौजूद हूँ कराची आर्ट्स काउंसिल में, जहाँ पर सकाफत के रंग बिखरे नज़र आ रहे हैं। कराची आर्ट्स काउंसिल की तरफ से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, जो कि कामरान तसौरी साहब गवर्नर सिंध ने खुद इनाग्रेट किया है। आप मेरे आसपास देख सकते हैं इतने लोगों का हुजूम है। मैं इस इवेंट के बारे में बताती चलूँ कि 40 कंट्रीज़ यानी कि 40 ममालिक ने इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है। 450 तो तकरीबन आर्टिस्ट और परफॉर्मर्स हैं जो इसके
अंदर परफॉर्म करने वाले हैं। 350 परफॉर्मेंसेज होंगी, जिसमें सोलो परफॉर्मेंसेज भी हैं, ग्रुप परफॉर्मेंसेज भी हैं, डांसेस भी हैं, थिएटर्स भी हैं, और जाने क्या क्या चीज़ें इसमें मौजूद हैं वो तो हमें पता चलेगा आगे जाकर। अब मेरे साथ चलिए ज़रा देखते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं कि क्या जा रहा है इवेंट, कैसा जा रहा है इवेंट, और कौन कौन से परफॉर्मेंसेज होंगे। आइए मेरे साथ चलिए। सो इस वक्त हमारे पास मौजूद है एक सेलिब्रिटीज़ है, उनसे पूछते हैं कि इस इवेंट में क्या होने जा रहा है और उनका इजहार ख्याल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए कि इस इवेंट में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या performances हैं? बहुत कुछ हो रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं इतना इम्प्रेस हुआ। मैं अभी अंदर बैठा हुआ था तो इतनी कमाल परफॉर्मेंसेस, अज़रबैजान, साउथ अफ्रीका की इतनी को ख़तरनाक परफॉर्मेंस, पर हमारे अपने परफॉर्मर्स इतने अच्छे माशाल्लाह। 40 ऑलमोस्ट 45 कंट्री से लोग आए हुए हैं, 400 परफॉर्मर्स हैं, 200 से ज़्यादा परफॉर्मेंसेस हैं। इट इज़ इनक्रेडिबल। आई थिंक ऑनेस्टली आर्ट्स काउंसिल, अहमद शाह साहब और जो गवर्नमेंट के लोग हैं उन्होंने कमाल प्रोग्राम कर दिया। अच्छा जी, एक बात बताइए, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को बरकरार रखने के लिए या सॉफ्ट इमेज वर्ल्ड में स्प्रेड करने के लिए ऐसे इवेंट्स कितने ज़रूरी हैं हमारे लिए? नहीं, ऐसे इवेंट्स करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं ऑनेस्टली बात हूँ, अनफॉर्चुनेटली हालांकि हमारे मुल्क में कितने बड़े बड़े लोग स्टार्स हैं, हमने दुनिया भर में कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स कायम किए हैं, लेकिन अभी भी जब हम कहीं जाते हैं तो लोग कोई सुनता है पाकिस्तानी, वो हमें शक की नज़रों से देखते हैं। वो हमारी भी गलती है, हमारे कुछ लोग हैं ऐसे, लेकिन ऑनेस्टली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शोकेस द वर्ल्ड कि वी आर एबल टू होस्ट यू। आप आएँ हमारे मुल्क, हम आपको इतनी मेहमान नवाजी करेंगे आपने ज़िंदगी में नहीं देखी होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। वर्ल्ड कल्चर डे पर जहाँ इंटरनेशनल आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे पाकिस्तान के मशहूर सिंगर्स और परफॉर्मर्स जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो आइए एक परफॉर्मर से आपको मिलाते हैं, नताशा साहिबा, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियली गुड टू सी यू हियर। आपको कौन नहीं जानता? नहीं, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, ये बताइए कि इस इवेंट में आप परफॉर्म कर रही हैं? जी, मैं बिल्कुल कर रही हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। रियली आज आपने परफॉर्म किया है या आने वाले दिनों में आप करेंगी? नॉट टुडे, आने वाले दिनों में। और मुझे अच्छा लगता है आर्ट्स काउंसिल में जब भी कोई इवेंट होता है तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उसका हिस्सा रहूं, क्योंकि हमारी ये ड्यूटी है, क्योंकि इसी जगह से ही आर्ट जिंदा है। सो आई एम वेरी हैप्पी वट एवर इज़ हैपनिंग राइट नाउ, ओवरवेल्म्ड कम्प्लीटली। अच्छा नताशा, एक बात बताइए, यहाँ पे हम डिफरेंट कल्चर्स को देखेंगे ना, सो हम पाकिस्तान में भी जो कल्चर है वो हम दिखाने वाले हैं, तो आप अपने तौर पर क्या दिखाने वाली हैं कल्चर को? क्या आप कौन से ऐसे गाने गाएंगी या कौन से ऐसे ड्रेसअप होंगी, आप किस तरह से दिखाएंगी पाकिस्तान को? सो आई एम नोन फॉर सूफ़ी रॉक म्यूज़िक, और सूफ़ी तो हमारा अपना ही है, उसके साथ हमने रॉक को मिक्स किया हुआ है फॉर द यूथ एंड क्योंकि जुनून तो कर ही चुका है, जुनून ने ही सूफ़ी रॉक को इंट्रोड्यूस किया था, तो सूफ़ी रॉक ही मैं कर रही होंगी। एंड द वे आई ड्रेस, आई ऑलरेडी मेरी कोशिश होती है कि मैं कल्चरल ड्रेसअप ही करूँ चाहे जहाँ भी जाऊँ, तो वही मेरी ड्रेसिंग होगी। सो या आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। वी आर एक्साइटेड टू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए आज मेरे साथ यहाँ कौन मौजूद है, यूसुफ साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। सर ये बताइए कि इस इवेंट का होना पाकिस्तान के लिए कितना खुशाइन साबित हो सकता है? देखिए, कुछ भी पॉजिटिव हो ना, उसका होना बहुत ज़रूरी है, वो होना चाहिए। और ये तो हमारी रूह है, हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है। बिल्कुल। आपने यहाँ पे इतने सारे आर्टिस्ट देखे, आज पहला दिन था, आपको कैसा फील हो रहा है कि आपको होता है ना, एक अंदर से जब देखता है इंसान कि अपना कल्चर इस तरह से प्रमोट हो रहा है, तो आपको अंदर से क्या फीलिंग आ रही है इस इवेंट के बारे में? देखिए, मेरे शहर में लोग आए हैं, सबसे पहले मेरा कल्चर मुझे हॉस्पिटैलिटी सिखाता है, तो मेरे लिए बाइस फ़ख्र बात है कि इतने सारे ममालिक के लोग यहाँ के परफॉर्म करें मेरे शहर में, मेरे महलों में, तो फॉर मी इट्स अ टाइम ऑफ प्राइड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इस इवेंट के जो अंदर इस वक्त चल रहा है उसकी विजुअल आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं इवेंट के मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड। अच्छा मुझे बताइए कि आपने बताया आप विजुअल आर्टिस्ट हैं, अंदर जो परफॉर्मेंसेस चल रही हैं इस वक्त तो आप उनको देख रही हैं, थोड़ा सा इस परफॉर्मेंस के बारे में बताइए कि ये नेशनल आर्टिस्ट की है या इंटरनेशनल आर्टिस्ट की है, और इस परफॉर्मेंस में है क्या बेसिकली? मेरा नाम उमैना खान है। आज मैं क्यूरेट कर रही हूँ शो, और जितनी भी परफॉर्मेंसेस मैंने क्यूरेट किए हैं वो सारी नेशनल है, एंड दे आर बिकॉज मैं चाहती थी कि जितने लोग बाहर से आ रहे हैं वो आके देखें कि हमारा आर्ट किस तरीके का है, एंड वी शेयर लव एंड आर्ट टुगेदर। अच्छा, और किस तरह का आर्ट अंदर डिस्प्ले हुआ है या परफॉर्मेंस हुई है?
हमारे पास अंदर स्कल्पचर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, वी हैव परफॉर्मर्स, उनके बड़े बड़े कॉस्ट्यूम्स हैं, तो बहुत मज़े की चीज़ें अंदर हो रही हैं एंड आई एम होपिंग कि लोगों को भी पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। तो जनाब देखा आपने कि अंदर क्या क्या हो रहा है और ये 30 अक्टूबर तक होता रहेगा। आप जब चाहें अपनी फैमिली फ्रेंड्स को लेकर यहाँ, क्योंकि ऐसे इवेंट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं माइंड फ्रेश करने को भी और अदरवाइज भी। सो नाजरीन, ये था आज के इवेंट का अहवाल। डे 1 है ऑल्दो, बट इट्स ह्यूज, इट्स मैसिव और मैं बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव हूँ कि कल क्या होने वाला है। आई हर्ड कि कल समत खुसट का प्ले होने वाला है, थिएटर होगा तो 8 साढ़े 8 बजे के टाइम। सो मैं कल फिर आऊँगी थिएटर देखने के लिए और बाकी 30 तारीख तक, लाइक 30 अक्टूबर तक ये इवेंट जो है ऐसे ही जारी और सारी रहेगा। डिफरेंट परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी जिसमें डांस भी होगा, थिएटर भी होगा और बहुत सारे सॉन्ग्स भी होंगे, कल्चरल इवेंट्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। सो कराची इस इवेंट को एंजॉय कीजिए। और उन्होंने अभी अंदर नेक्स्ट ईयर की भी डेट अनाउंस कर दी है, मतलब कि नेक्स्ट ईयर भी ये इतना मैसिव इवेंट करने वाले हैं। सो आई एम ऑलरेडी एक्साइटेड। सो देखते हैं कल क्या होगा। जब तक के लिए गुड बाय। अच्छा, तो कल भी यानी कि आज भी जाएंगी? है यार, बड़े मज़े। कराची वालों, तुम सबके मज़े हैं। कितनी अच्छी बात है ना, एक ऐसा वक्त बीच में आया कि जब कराची वाले अपने ही शहर में निकलने से डरते थे और अब ये जिसको रोशनियों का शहर कहा जाता है, इसकी रोशनियां वापस आ रही हैं। तो भाई हेड्स ऑफ आर्ट्स काउंसिल, हेड्स ऑफ अहमद शाह साहब। एंड यू नो इट वाज लाइक मैसिव इवेंट। मतलब मुझे लग रहा था आके कि भाई कुछ हो रहा है, कल्चर हमारा झलक रहा है, इधर से उधर से डिफरेंट कल्चर्स वहाँ पर जमा थे। टर्की से लोग थे, साउथ अफ्रीका से थे, रशिया से थे, काफ़ी सारे डेडिकेशन। 40 ममालिक हैं, तो ये सारे तो ममालिक होंगे ही। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद अहम स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब बात करते हैं कुछ साइंस के हवाले से। पाकिस्तान में साइंसदानों का जिक्र हो तो यकीनन हमारे पास डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और डॉक्टर समर मुबारक जैसे कई नाम मौजूद हैं, लेकिन अगर हम यंग साइंटिस्ट की बात करें तो एक नाम अवैस अहमद ऐसा है जो साइंस की दुनिया में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। आउटस्टैंडिंग। थोड़ा सा हम बता देते हैं, अब तक 180 से ज़ायद रिसर्च पेपर्स तैयार कर चुके हैं अवैस। दुनिया के बेहतरीन 2% साइंसदानों में उन्हें शामिल किया गया है और एजाज़ है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अवैस दुनिया के टॉप 2% साइंटिस्ट में शामिल होने वाले पहले पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं। तो इसी पे हम बात कर लेते हैं। अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर प्रोफेसर अवैस अहमद। सबसे पहले तो अवैस साहब, थैंक यू सो मच, आप आज हमारे मेहमान बने। तो पहले तो ये बताइए कि कैसा फील हो रहा है आपको, एक के बाद एक माशाल्लाह से आपको एक्कलेट्स मिलते जा रहे हैं। यू आर अमंग ओनली फ्यू लाइक 2% टॉप साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग। जी थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू एवरीवन हु इनवाइट मी फॉर दिस प्लेटफॉर्म। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह एक वो एक्साइटेशन तो होती है कि यस आई विन दिस। मैं थोड़ी सी इसमें करेक्शंस करना चाहूँगा दैट आई हैव विन दिस अवार्ड लास्ट ईयर during my PhD, so I was the only one person even in the world who win this during PhD. और इस साल again I was in the PhD, so I win it, so that's the reason I was the only one. उसके साथ साथ इस सक्सेस को अगर मैं एक्नॉलेज करना चाहूँ या डेडिकेट करना चाहूँ तो उसमें फॉर श्योर ये अल्लाह ताला की रहमतें हैं जो मुझ पे हैं। उसके बाद मेरे माँ बाप की दुआएं और फिर मेरे मेंटर जो इस पूरे सफ़र में मेरे साथ रहे, डॉक्टर इकराम अहमद, प्रोफेसर डॉक्टर सुफियान जवेद, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से डॉक्टर आरिफ नज़ीर, डीन एंड रेक्टर। सो वो एक टीम वर्क था और ये सक्सेस आई थिंक सो उस टीम को जाती है रेदर देन मी। सो आई वाज नॉट ओनली द पर्सन हु कैन से दैट कि मैंने ये अचीव किया। सो ये टीम की सक्सेस है। जी अवैस, वैसे बताइए कि फैसलाबाद के एक छोटे से गांव का अवैस आज दुनिया के टॉप पर्सनालिटी बन चुकी है, टॉप साइंटिस्ट बन चुका है। ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये कमाल कैसे कर दिखाया आपने? जी ये सफ़र शुरू हुआ जब मैंने डॉक्टर या इंजीनियरिंग में से किसी को भी नहीं चूज़ किया था। उसके बाद मैंने अपना BS का सफ़र स्टार्ट किया ग्रेजुएशन GC यूनिवर्सिटी से 2015 से। सो 2015 से 2019 का जो सफ़र था वो एक तो टफ सफ़र भी था, उसमें बहुत सारी एडल्स भी थी, बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी था कि मैंने बहुत सारी डिफरेंट चीज़ को चूज़ कर लिया है कि क्या मैं इसमें आगे बढ़ पाऊँगा, क्या मेरे लिए कोई फ्यूचर अपॉर्चुनिटी होगी, क्या मैं कोई जॉब सिक्योर कर पाऊँगा। तो वो मेरे लिए एक बहुत टफ था
कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं कि यस आई कैन डू बेटर रेदर देन डॉक्टर और इंजीनियर। ओके। अच्छा, सबसे पहले तो ओवैस ये बताइए कि आपने पानी की प्योरिफिकेशन, सिंस आपने 180 रिसर्च पेपर्स और 9 किताबें लिख दी, पानी की प्योरिफिकेशन पे भी आपने बड़ा ज़बरदस्त तजुर्बा किया है, वो क्या था, कैसे किया आपने, ये बताइए। सर वो यही था, लाइक फ्रॉम वेरी स्टार्ट हमने जब रिसर्च को स्टार्ट किया तो मैं फैसलाबाद से हूँ, तो हम रोज फैसलाबाद जब हम जा रहे होते थे यूनिवर्सिटी तो गंदे नाले को देखता था, लाइक गंदा नाला जा रहा है, वेस्ट जा रहा है। तो फिर उससे हमें कुछ हुआ कि क्या हम इसके लिए कुछ बेटरमेंट कर सकते हैं। तो जो मेरी पहली रिसर्च थी वो हमने इसी पे की कि क्या हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ना कि प्यूरिफिकेशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, क्या वो हम हैजर्डस केमिकल्स को वहां से डिग्रेड कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके बाद हमने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया एंड एट द एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी अचीव दैट। जी, और वाटर प्यूरिफिकेशन के साथ साथ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आपने बैटरी के लिए भी कुछ जो है वो काम किया है, उसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए, उस पर भी कुछ बताइए प्लीज़। वो हमने एक्चुअली में वो रिसर्च मेनली फोकस था बैटरीज पे, लेकिन जब हमने उसको देखा तो हमारा मटेरियल ज़्यादा सुपर कैपेसिटिव मटेरियल था, क्योंकि बैटरी और सुपर कैपेसिटर की रिसर्च एक दूसरे से मैच करती है, दोनों ही एनर्जी की एप्लीकेशन है। और इसकी भी अगर वो कहते हैं कि इंटीमेशन अगर हमें आई है तो वो पाकिस्तान से आई है, क्योंकि हमने एक फेज देखा है लोड शेडिंग का। तो उस लोड शेडिंग को देखते हुए वी थिंक दैट कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बेटरमेंट लाई जा सकती है, क्या हम कैपेसिटर्स को बेहतर कर सकते हैं या हम बैटरी की एनर्जी को बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख भी रहे हैं कि मोबाइल फोन्स में लिथियम आयन बैटरीज आना शुरू हो गई, कैपेसिटर की जगह सुपर कैपेसिटर सेल्स आना शुरू हो गए। तो यस इट्स ट्रेंडिंग राइट नाउ। ओवैस, जैसे कि आपने ख़ुद कहा कि आपकी जर्नी उस वक्त शुरू हुई जब आपने डॉक्टर या इंजीनियर बनने को चूज़ नहीं किया। नॉट हम डिस्करेज नहीं कर रहे, बच्चों का शौक डॉक्टर इंजीनियर, और हमें डॉक्टर्स इंजीनियर्स चाहिए भाई इस मुल्क में, लेकिन साइंस की तरफ रुझान हमारे बच्चों का इतना ज़्यादा नहीं होता। आप किसी बच्चे से पूछे जी मैं बड़ा होकर पायलट, फौजी, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाऊँगा, क्रिकेटर बन जाऊँगा, बट साइंस क्यों ऑप्ट नहीं करता हमारा बच्चा? क्या हमारे घर में उसको तरगीब नहीं दी जाती, हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में उसको तरगीब नहीं दी जाती? क्या समझते हैं आप? मैं ये भी नहीं कहता लाइक डॉक्टर या इंजीनियर का शोबा बुरा है, दे आर आल्सो डूइंग वेरी वेल। हर शोबे की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि ये सोसाइटी बिल्ड करती है, एक हाइप क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं गांव की बात करूं तो गांव में एक बड़ा ट्रेंड माना जाता है कि अगर लड़की डॉक्टर बन जाएगी तो उसका अच्छा रिश्ता हो जाएगा, लड़का इंजीनियर बन जाएगा तो उसका अच्छा रिश्ता हो जाएगा। तो वो इंटीमेशन फादर या पेरेंट्स के आई व्यू से होके गुजरता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा या मेरा डॉक्टर बनेगा, बट वी डिडंट फोकस के एक्चुअली में मेरा बच्चा करना क्या चाहता है। अगर आप यूरोप कंट्रीज या इधर उधर के कंट्रीज को देखें तो वहां पे बच्चे को प्रॉपर ट्रेन किया जाता है कि वो करना क्या चाह रहा है। हमारे यहाँ ये है कि वी हैव नो पावर टू से दैट व्हाट वी कैन डू। मे बी एक बच्चा जो अभी इंजीनियर बन रहा है, मे बी वो एक अच्छा म्यूजिशियन भी हो, मे बी वो एक अच्छा क्रिकेटर हो, स्पोर्ट्समैन हो, बट हमारे यहाँ वो ट्रेंड है कि नहीं वी हैव टू डू दैट। तो वो ट्रेंड जब तक खत्म नहीं होगा हम अपने आप को प्रमोट नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक बात है साइंस की, साइंस को प्रमोट आई डोंट थिंक सो कि आज तक किसी प्लेटफॉर्म ने किया है। अभी माशाल्लाह न्यूज़ चैनल्स या मीडिया इसको बहुत अच्छा प्रमोट कर रहा है, which I really like that. Not only me, there are many people who are still hide and they have to promote on a very great channels such as both. और ये भी हमें बता दें कि आजकल क्या रिसर्च चल रही है आपकी, व्हाट्स नेक्स्ट? देखें अब जब आप एक बार एक गोल को अचीव कर जाते हैं तो उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट को देखना, उसकी तरफ फोकस करना, ये एक मेन एम है मेरा। लाइक आई वांट टू बी टॉप 1%, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आई विल अचीव नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह, एंड देन आई विल फोकस दैट व्हाट कैन आई डू फॉर द बेटरमेंट इन द पाकिस्तान फॉर द रिसर्च स्टूडेंट्स, जो कि आज के हमारे स्टूडेंट्स हैं। वैसे एक छोटा सा सवाल आपसे और करूंगी जाते जाते कि इतनी बड़ी अचीवमेंट माशाल्लाह आपको मिली है, आपके घर वालों का, फैमिली का क्या रिस्पांस रहा है इस अचीवमेंट पर? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, लाइक जब मैं स्पेन गया, लाइक हमारे गांव में ये ट्रेंड नहीं था कि कोई भी बच्चा पीएचडी करने के लिए स्पेन चला जाए।
तो तब से अल्हम्दुलिल्लाह पूरा गांव, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरी फैमिली, पूरा गांव बहुत प्यार भी करता है एंड दे रियली एक्नॉलेज मी। और नो डाउट उसमें मेरे माँ बाप के दुआएं भी हैं और अल्लाह ताला की ब्लेसिंग भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन एक्नॉलेजिंग मी ऑन देयर ऑन ग्राउंड्स। सिंस यू आर फ्रॉम फैसलाबाद, तो जिंदे रहो सर और भाग लगे रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। बहुत शुक्रिया। साइंटिस्ट अवैस अहमद हमारे साथ मौजूद। सो मच टैलेंट इन पाकिस्तान माशाल्लाह। और सबसे खुशी की बात क्या है पता है, रोज़ाना हम अपने प्लेटफॉर्म से ऐसे हीरोज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये हमारे प्लेटफॉर्म से हो रहे हैं भाई। बहुत अच्छी बात बहुत ज़बरदस्त बात की। तो इसी ज़बरदस्त बात के साथ हम जा रहे हैं एक ब्रेक की जानिब, क्योंकि अगर आपने मज़ीद ऐसी स्टोरीज जाननी है तो आपने क्या देखना है, दुनिया बोल है। स्टे विद अस आफ्टर ब्रेक। एक बार फिर आपको कहते हैं खुश आमदीद। और देखिए, सुबह आप जब होती है आपकी, बहुत से लोग सीरियल्स खाते हैं, जूस पीते हैं। आप भी जूस वगैरह तो पीती होंगी डब्बे का? जी अभी तो मैंने खैर डाइट कॉन्शियस हो गई हूँ, मैंने सब चीज़ें और अच्छा, मना हो पानी गई पे हैं। आप? मैं पानी, हवा और पानी पर हूँ। लेकिन अदरवाइज हम बहुत बचपन अच्छा से है। डब्बे के जूस, डब्बे के Yes. दूध और जो सीरियल्स आ रहे हैं वो भी, और जो रेडी टू वो जो 2 मिनट में तैयार ओवन में डालें आप, तो सब भी इस्तेमाल करते आए हैं। भाई नई रिसर्च आई है, और वो नई रिसर्च ये है कि ये आप जो कागज़ और कार्डबोर्ड के बने हुए चीज़ें, जो पैक चीज़ें होती हैं, उसमें इतने केमिकल्स हैं कि वो आपकी सिर्फ हल्की फुल्की सेहत ख़राब नहीं कर रही, बल्कि कैंसर का सबब बन रही है। प्रोफेसर डॉक्टर नाइला जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और हेड ऑफ ऑन्कोलॉजी भी हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। आई होप आप सुबह डब्बे का जूस नहीं पी कर आई होंगी। एक्चुअली मैंने काफ़ी हद तक इस चीज़ की हैबिट बनाई हुई है कि मैं फ़्रेश चीज़ें ज़्यादा यूज़ करूँ। Yes. और स्पेशली हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, हमारे मुल्क में फ़्रेश चीज़ें काफ़ी इजीली अवेलेबल हैं, तो हमें डब्बों को जितना अवॉइड कर सकते हैं, पैकेज चीज़ों को हमें करना चाहिए। वैसे डॉक्टर साहब भाई, डब्बे का दूध या अदरवाइज़ फ्रेंच फ्राइज़ भी लें तो भी वो एक डब्बे में आते हैं, फिर उसको बंद करके रख भी दिया जाता है। बहुत सारे लोग तो डब्बे बंद करके खाने फ्रीज़र में ऐसे ही उतार देते हैं, फ्रिज में भी 2-2 दिन तक भी रखे रहते हैं। कितना ज़्यादा नुकसानदा है इस तरह से डब्बे को बंद करके रखना, और उसके खाना जो है वो जहर में बन जाता है। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगी आप? जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि ये जो ख़ास केमिकल्स होते हैं जिनको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं, जो कि कैंसर बॉडी के अंदर अगर चले जाएं तो बॉडी के अंदर वो चेंजेस लाते हैं जिनसे कि कैंसर हो सकता है। अब अगर ये थोड़ी बहुत क्वांटिटी में बॉडी में हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ये कंटिन्यूस एक्सपोजर है और कांस्टेंट बॉडी के अंदर मौजूद है तो कैंसर का ख़तरा बढ़ता है। अब अलार्मिंग चीज़ ये है कि ठीक है, ये केमिकल्स भी हमें मालूम है, ये भी कोई नई बात नहीं है, लेकिन अभी जो स्टडी उन्होंने की उसमें, यानी कि ये जो दुनिया की बेस्ट कंट्रीज़ हैं उसमें उन्होंने स्टडी किया कि कार्डबोर्ड के बॉक्सेस और प्लास्टिक के बॉक्सेस वगैरह यूज़ होते हैं, तो लोगों के ब्लड सैंपल्स लेके उसको एनालाइज़ किया कि उसमें क्या मौजूद है, ये केमिकल्स या नहीं, और उसमें उनके अंदर वो केमिकल्स निकले। यानी कि जो लोग प्लास्टिक्स यूज़ कर रहे थे उनमें अबाउट 140 पैकेजिंग के जो सैंपल्स थे उसमें, और जो कार्डबोर्ड्स थे उसमें अबाउट 80 सैंपल्स में सिग्निफिकेंट ब्लड में ये आया। तो मतलब कि एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। और अगर हम देखते हैं तो हम लोगों का ट्रांजिशन जो लाइफस्टाइल का हुआ है ये बहुत तेज़ी से हुआ है। पहले नॉर्मल प्लेट्स, पहले तो बिल्कुल ही मेटल की प्लेट्स यूज़ होती थी, फिर चाइना वेयर यूज़ होने लग गया, और फिर कन्वीनियंस के लिए इंसान इस तरफ आ गया। खाने पीने में भी पेपर प्लेट्स वगैरह यूज़ होने लग गई, और पैकेजेस वगैरह भी इसके आने लग गए। और फिर अब दूध फॉर दैट मैटर, जो दूध आते हैं पैक्ड, वो कितने कितने दिन उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, लेकिन अब वो दूध जब उन डब्बों में है, और वो डब्बे कहाँ कहाँ रखे हुए हैं, कितने टेम्परेचर्स पे एक्सपोज हुए हैं, उसके अंदर कितने कार्सिनोजेंस निकल आए हैं, हमें तो नहीं पता। डॉक्टर साहबा, 2 चीज़ें हैं। एक, जब फूड आइटम्स की बात करें, एक तो ड्राई फूड आइटम है और एक जो लिक्विड फॉर्म में, जिसमें दूध और बाकी चीज़ें हो गई, इवन फॉर दैट से एनर्जी ड्रिंक्स और ये सारी चीज़ें ना, और दूसरा जो हमारा बर्गर्स और ये सारी चीज़ें हो गई। कौन सा ज़्यादा हैज़र्डस हो जाता है? लाइक मैं ये सोच रहा हूँ, सिंस लिक्विड तो वो ज़्यादा केमिकल एब्जॉर्ब करता होगा, तो शायद वो ज़्यादा हैज़र्डस हो जाता होगा। एम आई राइट?
इस पे ऐसा बिल्कुल स्पेसिफिकली तो स्टडी Okay. नहीं हुई है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि हम कॉमनली क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले तो दूध, और ज़्यादातर लोग जो है यही पैक्ड दूध यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरे बच्चे जूसेस के जो छोटे पैकेट्स आते हैं, ये तो आम सी चीज़ है ना, लंच में बच्चे जूसेस हैं। इनफैक्ट मतलब हमें भी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इफ़ यू फीलिंग वेरी हंग्री, आप जल्दी से एक जूस का पैकेट ले लेते हैं। चिप्स एंड ऑल। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो इस वजह से मतलब आई थिंक कि बस व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप इसके इस्तेमाल को कम से कम कर लें। ये दैट इज़ द मेन थिंग टू डू। ये कहना बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि हमारे पास स्टडीज़ इस पे नहीं हुई हुई कि क्या लिक्विड मटेरियल में ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा या क्या पाउडर फॉर्म में ज़्यादा रिलीज़ होगा। लेकिन जो हम कॉमनली यूज़ कर रहे हैं वो तो लिक्विड वाली चीज़ देयर इज सप्लीमेंट्री, और वो ये कि चलें बहुत सारा ना इसको कहा गया था कि क्योंकि पैक्ड मिल्क है तो उसको इतना ट्रीट किया है और उसकी पैकेजिंग की इतनी लेयर है तो उसमें जर्म नहीं जा सकता एंड ऑल दैट, बट दिस थिंग टर्न्स इट ऑल। ये तो बिल्कुल इसने चेंज कर दिया इस चीज़ को। एग्जैक्टली, क्योंकि हुआ ये था कि हमारे पाकिस्तान में वरना तो खुला दूध यूज़ होता था ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क लोगों को टीबी लग जाने का था, क्योंकि पैस्चराइज नहीं होता था। तो लोगों के बहुत तेज़ी से ट्रांजिशन इसके ऊपर हो गया। तो बट अगर आप देखें वर्ल्ड वाइड लॉट ऑफ कंट्रीज़, यूरोप में भी, अमेरिका में भी, वो लोग ग्लास बॉटल में दूध ले रहे होते हैं, ठीक है ना। और अगर उनके डोर स्टेप्स पे वो ग्लास बॉटल में छोड़ के जाते हैं। और अगर प्लास्टिक बॉटल है भी तो वो है जो रेफ्रिजरेट हो जाएगी, तो वो यानी आप ज़्यादा दिन तक वो उसको यूज़ ही नहीं कर सकते ना, मैक्सिमम 3 या 4 दिन। कंपेयर टू दिस, अगर आपके इसमें कार्डबोर्ड में जो दूध आता है, ये तो पता नहीं कितने महीनों उसमें रखा रहता है। 6 months तो होती है उसकी एक्सपायरी डेट भी 6 months होती है। तो मैं आई माई सेल्फ आई हैव स्टॉप यूजिंग दिस ना, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ें बॉदर करती हैं। डॉक्टर साहब मैं बताइए कि पाकिस्तान में तकरीबन 40,000 से ज़ायद ख़वातीन हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, और तकरीबन 1 करोड़ ख़वातीन ऐसी हैं जिनको ये ख़दशा लाहक है। सो क्या ये जो डब्बे के जूस और जो हमने इस वक्त डिस्कस किया है, क्या ये तमाम रीज़न्स भी उसके लिए हैं, यानी कैंसर कॉज करते हैं वो ख़वातीन में स्पेशली? जैसे देखिए, अभी जो हमारे पास जो स्टडी हुई है वो ये हुई कि हमें पता है कि भाई ये वाले केमिकल्स जो हैं इनसे कैंसर होता है। फिर हमने देखा अच्छा इनमें कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जिनसे कि ब्रेस्ट कैंसर होता है, और फिर ये केमिकल्स लोगों के जब ब्लड सैंपल्स चेक किए उसमें मिले, तो दे आर प्रोबेबली कमिंग फ्रॉम दिस। अब हमारे ये तो अब हम बात करें वेस्टर्न कंट्रीज़ की, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल है जी। हमारे यहाँ तो उतना क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, तो हमारे यहाँ क्या है वी डोंट नो। तो आई थिंक दिस माइट बी अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, लेकिन हमें स्टडीज़ की ज़रूरत है। हमें भी अपने लोगों के सैम्पल्स, ब्लड सैम्पल्स इसी तरह एनालाइज करने चाहिए। हमारे पास ये नहीं कि इसके लिए जगह नहीं है, वसाइल नहीं है। कराची यूनिवर्सिटी में दे हैव अ बिग डिपार्टमेंट दैट वर्क्स ऑन इट, तो आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट दे शुड बी लुकिंग इनटू। अच्छा डॉक्टर साहब, नाउ कमिंग रिप्लेसमेंट्स ना, चलें जूस का तो हो गया कि, और कहते भी हैं कि भाई एक तो जूस जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है। हाँ बिल्कुल। हाँ, बट अगर करना है आपको तो फ्रेश जूस कर लें, ये तो हो गया। अब मेरी बार ना मैं, और इस जवाब के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे क्यों वो पैक्ड मिल्क की तरफ ध्यान जा रहा है। तो उसका फिर क्या रिप्लेसमेंट करें? क्या बाहर से खुला दूध मंगाएं, उसको बॉयल कर लें, क्या करें? इसका रिप्लेसमेंट बताइए अभी। देखिए, एक तो तरीका यही है कि जब आप खुला दूध लें एंड देन आप उसको बॉयल, जब एक दफ़ा बॉयल हो जाए तो आप उसको कंटिन्यूस बॉयल करें फॉर एटलीस्ट 45 मिनट्स। डॉक्टर साहब वो तो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, जो पानी मिलावट है ना वो निकल जाएगी। हल्की आंच पे, खोल ना दे बिल्कुल, हल्की आंच पे करना होगा ना, इसलिए वरना वो एक दफ़ा तो बॉयल हो गया ना, एंड देन यू स्लो इट डाउन। देखिए इससे पता चल गया सोनिया का किचन अवेयरनेस और मेरा किचन अवेयरनेस कितना है। प्लीज़ कंटिन्यू करें। तो एक तो ये है। फिर हमारे पाकिस्तान में भी कुछ अब सप्लाई आने लग गई हैं जो कि ना आपको लेते ही रेफ्रिजरेट कर लेना होता है, और उसको आई डोंट वांट टू नेम द ब्रांड्स, लेकिन 1-2 आ गई हैं इस तरह के, जो आप उसको यानी क्या ओपन शेल्फ पे नहीं रखना है, उसको आप फ्रिज में ही रखेंगे। तो उसकी एक्सपायरी बहुत ही लिमिटेड है, 3 दिन की या 4 डेज होती है जी। तो आई थिंक वो सेफ़र है इससे। मतलब वो, लेकिन वो तो बहुत एक्सपेंसिव है ना। अगर आप देखें कितने लोग हैं जो वो डब्बे का दूध वो वाला तो जो ना करें ना, इसीलिए तो कह रहे हैं खुला दूध मंगा लें। नहीं, वो तो कह रहे हैं खुला दूध भी, तो अगर आप उसको जब तक 45 मिनट्स नहीं पकाएंगे, और उसके ऊपर भी आई हैव माई डाउट्स जिस तरह की क्वालिटी का वो दूध है, क्योंकि हमने पिछले दिनों एक स्टोरी कवर की थी कि वो दूध भी असली नहीं था,
वो दूध भी मशीनों में घुल घुल के जो है वो बनाया जा रहा था। छोड़ दें, आप मत पिए, आप पिए ही ना। डॉक्टर साहबा, नाउ अगेन कमिंग टू द क्वेश्चन कि जो ख़वातीन में हमारे यहाँ, और क्योंकि आपकी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाते हुए, एक बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि एक तो हम फूड से अपने आप को ये सारी चीज़ें करें, स्पेशली टॉकिंग अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर एंड ऑल। ख़वातीन हमारी पाकिस्तान में कितने ज़्यादा रिस्क पे हैं, नॉट ओनली द फूड बट जीनियाती मामलात में भी, मौरूसी मामलात में भी, तो उस ये मुझे ज़रा बताइए। और वी हैव गॉट मैमोग्राम एंड ऑल, तो कितना फ्रीक्वेंटली एक खातून को किस एज के बाद इस पे ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए? अच्छा देखिए, अब वही है कि हमारे मुल्क की स्टडीज़ तो नहीं हुई हुई, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे नंबर्स मैच करते हैं। हमारे यहाँ हर 8वीं औरत को ब्रेस्ट कैंसर है। आप किसी वर्क प्लेस पे ही अगर आप देखना चाहें, जैसे कि मैं अपने हॉस्पिटल में ही देखूं, तो आई डू सी दिस ना कि ना एवरी 8th वुमन को ब्रेस्ट कैंसर है। सो दैट इज़ अ नोन फैक्ट। अच्छा, अब हम यंगर औरतों में भी देखना शुरू हो गए हैं, 20s में, 30s में भी देख रहे हैं, विच इज़ वेरी स्केरी। और अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया में हो रहा है कि यंगर एज में भी ब्रेस्ट कैंसर आ रहा है। और इसकी वजह शायद ये लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जिसमें कि ये मॉडिफिकेशंस हैं कन्वीनियंस के लिए जो हमने अपने अंदर चेंजेस कर लिए हैं। फिर एक और चीज़ जो हमारे पाकिस्तान में मैं समझती हूँ कि वो ये है कि ना बाहर डाइनिंग आउट बहुत ज़्यादा हो गया है, घर में खाना बहुत कम हो गया है, और बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट है डाइनिंग आउट ना। तो आई थिंक कि ना उसमें, क्योंकि हर जगह तो इतना क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता है, दैट आल्सो मैटर्स हमारे पास। लेकिन इन चीज़ों के बावजूद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास रूरल एरिया से बहुत आती हैं ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर के साथ, तो वहाँ तो ये वाला एक्सपोजर नहीं है। तो वहाँ पे क्या वजह हो सकती है, और इस पर अगेन हमें स्टडीज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे जो फर्टिलाइज़र्स यूज़ हो रहे हैं, और जो वहाँ पे प्लांट्स को वो करने के लिए जरासीम कुश स्प्रेस जो हैं, जी एग्जैक्टली, वो कितने अप टू डेट हैं, वो कितने सेहत के लिए ख़राब हैं। हमें इन चीज़ों को देखने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि ज़रूर उन केमिकल्स में भी कोई कार्सिनोजेंस हैं। क्या हम जो मॉडर्न पूरी दुनिया में यूज़ हो रहे हैं केमिकल्स, हम उस पर आ गए हैं? क्योंकि वहाँ पे वो तो सब्जियाँ वगैरह वो ऐसे ही तोड़ रहे होते हैं और खा रहे होते हैं। इवन जो पानी जा रहा होता है वो भी कंटेमिनेटेड होता है ये केमिकल्स से, फर्टिलाइजर से। डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू ऑफ, टाइम हमारे पास बहुत कम है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में आया। माइक्रोवेव, कहते हैं कि माइक्रोवेव में भी जो है ना, आप खाना रखते हैं और गर्म करते हैं तो वेव्स उसकी जाती हैं और वो भी कैंसर का बाइस बनती हैं, तो इज़ इट ट्रू? नहीं, ये एक मिथ है। माइक्रोवेव से लोग समझते हैं कि कैंसर होता है, नहीं। हाँ, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि जो माइक्रोवेव की रेज होती है ना, वो सबसे नीचे के खाने को पहले गर्म करती है, ऊपर का खाना ठंडा रह जाता है। तो अगर उसमें कोई जर्म्स वगैरह हैं तो प्रॉपरली गर्म करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हमने प्लास्टिक कंटेनर्स यूज़ किए हैं, तो अब वो प्लास्टिक कंटेनर जिसके नीचे लिखा हुआ है माइक्रोवेवेबल, तो वो तो ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ लोग जो भी कंटेनर हैं हर एक को उसमें रख देते हैं, वो ये होता है कि वो मेल्ट हो गई, यूँ नरम होना शुरू हो जाता है, उसकी शेप खराब हो रही है, तो उसके पार्टिकल्स पर उसमें आ गए, तो उसके केमिकल्स निकल के फिर वो मुज़र सेहत हो गया। तो इसलिए प्लास्टिक कंटेनर्स को माइक्रोवेव में, अनलेस कि उसके ऊपर लिखा हुआ माइक्रोवेवेबल, नहीं यूज़ करना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और जो मैं कह रहा था ना कि मैं आखिर में बताऊंगा, वो ये कि आज ही मेरी वालदा ने राशन लिख के दिया मुझे, और उसमें लिखे हुए कि 2 कार्टन पैक्ड मिल्क। तो 2 कार्टन पैक्ड मिल्क नहीं आएंगे अम्मी, आप पैसे बच गए। 2 कार्टन नहीं आएंगे, खुला दूध ही लगवाएंगे हम। खैर, अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो मजीद स्टोरी तो शेयर करने के लिए। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। आज ना बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, बताऊं कौन सा? नहीं बताएं। मैं बताती हूँ, नहीं बताऊंगी, मैं बताऊंगी। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है, सयाहत का आलमी दिन। दुनिया भर में 27 सितंबर को मनाया जाता है। सयाहत का ये आलमी दिन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सिफारिशात पर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की करारदाद के मुताबिक मनाया जाता है। और जिस खत्ते में हम रहते हैं, यहाँ कुदरती नज़ारे इस कदर हसीन है कि पाकिस्तान सयाहत के शोबे में बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमाने की सलाहियत रखता है। सूबाई वज़ीर गिलगित बल्तिस्तान
राजा नासिर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बड़ा अहम दिन है सर आज। और क्योंकि आप खित्ता है गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो ऑलरेडी इट्स लाइक अ सेकेंड होम टू मी, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त लैंडस्केप और बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास। राजा साहब, आज के दिन के हवाले से क्या समझते हैं, इस बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को हमने कितना कैपिटलाइज किया है? जी थैंक यू। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज की इस दिन की वाकई में बहुत अहमियत का हामिल है। आज के दिन टूरिज़्म के हवाले से, आज मैं इसी हवाले से एक कोरिया में हूँ, सियोल में आज एक हेल्थी सिटीज़ विद टूरिज़्म के नाम से एक कॉन्फ्रेंस है, उसको अटेंड करने आया हूँ। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। गिलगित बल्तिस्तान वाकई पाकिस्तान का चेहरा है टूरिज़्म के हवाले से। एक एडवेंचर टूरिज़्म के हवाले से कहें, या कल्चर टूरिज़्म के हवाले से कहें, या रिलीजनिक टूरिज़्म के हवाले से कहें, और अल्लाह ताला ने इस इलाके को, पूरे पाकिस्तान को इस अजीम एक नेमत से नवाजा है। हमारे पास पाकिस्तान के जो सिंध से लेकर कराची, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान तक जिस तरह की खूबसूरती है, शायद दुनिया में किसी ममालिक के अंदर नहीं है। लेकिन इसको हमने माशाल्लाह से अभी रूम के अंदर शऊर आया, जिस तरह से प्रमोट हो रहा है। और टूरिज़्म के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि लोगों को वेल अवेयर करने की ज़रूरत है और सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म के साथ जाने की ज़रूरत है। आज हमारा मुआशरा जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है, टूरिज़्म वो एक इंडस्ट्री है, फ्यूचर में पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी इंडस्ट्री साबित हो रहा है। और गिलगित बल्तिस्तान वाकई में पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की पहचान भी है इस वक्त टूरिज़्म के हवाले से। और आज ये बड़ी खुशाइन बात है कि टूरिज़्म PTDC ने पाकिस्तान के अंदर सिर्फ टूरिज़्म को, सियाहत को एक अलग नज़र से देखा, जिसमें एडवेंचर टूरिज़्म के साथ साथ एग्रो टूरिज़्म को भी उन्होंने अप्रिशिएट की, मेडिकल टूरिज़्म को भी देखा और रिलीजनिक टूरिज़्म को भी। तो काफ़ी अच्छी बात है। इस तरह से इंकरेजमेंट होने से हमारे लोगों के अंदर और जज्बा बढ़ता है और काफ़ी लोग भी आने को तैयार है पूरी दुनिया से पाकिस्तान के अंदर। तो हमें आज एक सस्टेनेबल टूरिज़्म की तरफ तवज्जो होने की ज़रूरत है। जी प्लीज़। जी नासिर साहब, आपने गिलगित बल्तिस्तान की बात की, तो गिलगित और बल्तिस्तान के मुश्तरका तौर पर कितने मकामात हैं जहां सयाह जाते हैं, और वहां मौजूद सहूलियात के बारे में भी बताइए हमें। जी थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छे सवाल आपने पूछा। गिलगित बल्तिस्तान के बारे में मैं बताता जाऊँ। अब तक जो है ना, गिलगित बल्तिस्तान जो एक्सप्लोर है वो 48% है, जो रेस्ट 52% है अनटैप्ड है। तो अल्लाह ताला ने, मैंने कहा ना शुरू में ही, जिस तरह से इस एक अजीम खूबसूरती और अल्लाह ताला के नवाजे हुए जो पोटेंशियल है इस इलाके को, अगर हम उसको यूटिलाइज करें, तो गिलगित बल्तिस्तान सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के अवाम की मैशत को भी बेहतर बना सकता है। और अल्लाह ताला ने हर तरह की खूबसूरती, हर तरह के टेरेन्स और कल्चर्स और मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ रस्म और रवाज, मुख्तलिफ तहजीब आपने देखा होगा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है। तो जिस तरह से हुंजा एक बहुत ही फेमस जगह था, उसके वजह से गिलगित बल्तिस्तान की पहचान थी। उसके बाद स्कर्दू बड़ा फेमस डेस्टिनेशन बना। अस्तोर वैली बहुत खूबसूरत वैली है। अभी अपकमिंग हमारे पास चतराल एक्सप्रेस वे के बाद गेज़र वैली बहुत ही खूबसूरत एक फेमस डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। तो अल्लाह ताला के फजल करम से इस इलाके को इस वक्त पाकिस्तान के हर बच्चा जानता है, बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है गिलगित बल्तिस्तान। राजा साहब, मेरा अगला सवाल ही यही था आपसे कि आपने गज़र की बात की, यासीन फंडर और बाकी जितनी वादियाँ हैं, और अब मसला ये कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सर बहुत अहम है। एक KKH तो वो हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त असासा है, लेकिन जब हम बात करते हैं, आपने गज़र की बात की जो कि चित्राल से होता हुआ फिर जाएगा, अच्छा इसके अलावा नलतर वाला सड़क, इसके अलावा देवसाई से ऊपर जो रोड है, तो सर मुझे बताएं कि जितना इस वक्त सड़कों पे काम हो रहा है, कितना हो चुका है, कितना मज़ीद टाइम लगेगा ताकि ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना, तो फिर तो मतलब गिलगित बल्तिस्तान में तो मतलब 24/7 365 डेज अ ईयर रश रहे। जी बिल्कुल। देखें जी, चतराल एक्सप्रेस वे ये हमारे हुकूमत को बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि गिलगित को गज़र से लेकर चतराल शंदूर के थ्रू KPK से टच कर रहा है। जितने आपके पास अल्टरनेट रास्ते होंगे, इजी एक्सेस होगा, टूरिस्ट के फ्लो ऑफ कोर्स बढ़ेगा। गज़र के अंदर जो खूबसूरती है, यासीन के अंदर आपने भी देखा होगा, मुख्तलिफ मुकामात है, फंडर जैसे वैली है, टेरू जैसे वैली है। तो इनको एक्सप्लोर करने के लिए इजी एक्सेस का होना ज़रूरी है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है। रोड एक्सेस हमने काफ़ी कोशिश की है, इजी एक्सेस दें। एयरपोर्ट्स पे भी काफ़ी बेहतर काम हो रहा है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी
इस वक्त स्कर्दू में 4 से 5 फ्लाइटें डेली होती हैं अभी भी। एयर ब्लू के अलावा इस्लामाबाद से 2 फ्लाइट, कराची से फ्लाइट, लाहौर से फ्लाइट, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। तो नलतर के साथ साथ जो खूबसूरत इलाके हैं जिसमें अनएक्सप्लोर अनटैप्ड एरियाज हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उन एरियाज को, उन डेस्टिनेशंस को लोगों को दिखाएं जो अब तक लोगों की नज़रों में नहीं है। लेकिन एक कोशिश हमारे इस वक्त होनी चाहिए कि टूरिज्म के बढ़ते हुए फ्लो के साथ कुछ इश्यूज भी है क्लाइमेट को, उसको भी मद्देनजर रखना होगा। हमारे शहरियों को एक जिम्मेदार शहरी बनकर इन इलाकों की तरफ आने के साथ साथ अपने कचरा, अपने ट्रश, अपने उनका भी हिफाजत करनी होगी, क्योंकि ये भी पाकिस्तान का असासा है। पाकिस्तान की एक खूबसूरत मुल्क है, इस खूबसूरती को बचाने के लिए हर पाकिस्तानी जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है। मैं आज के दिन की मुनासिबत से आप ये मैसेज देना चाहता हूँ, पाकिस्तान के इलाकों को साफ सुथरा जितना रखेंगे उतने ही हमें क्लाइमेट के जो चैलेंजेस है आने वाले वक्तों में सबसे बड़ी जो मुश्किलात है वो क्लाइमेट है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान पूरे पाकिस्तान का एक वाटर रिसोर्स है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी खूबसूरती को हिफाजत के लिए हम सब पाकिस्तानियों को सोचने की भी ज़रूरत है और करने की भी ज़रूरत है। जी प्लीज़। बिल्कुल। वैसे आपके यही मुकाम से हालिया दिनों में एक वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर। वीडियो में एक सयाह ने फल की कोई बेल वगैरह तोड़ दी थी, जिस पर एक मकामी शख्स ने उस पर शदीद गुस्से का इजहार किया था। मेरा सवाल ये है कि जो आने वाले सयाह हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हों या गैर मुल्की हों, कौन सबसे ज़्यादा नेचर का ख्याल रखता है? जी देखिए जी, ये बहुत अफसोसनाक खबर है। इस तरह से न्यूज़ वाकई में देखिए जिन कौमों में हॉस्पिटैलिटी होती है, खुशाइन होना बहुत ज़रूरी है कि लोगों के जितना इलाका खूबसूरत होता है उतने ही लोगों के नेचर भी खूबसूरत होना ज़रूरी है एक इलाके को प्रमोट करने के लिए। तो हमारे लोगों को भी दिल जिगर गुर्दा बड़ा रखना होगा, इलाके लोगों को वेलकम करने के लिए ही ये इलाका बड़ा फेमस है। अगर सयाह आते हैं उनसे गलती होती है तो उनको थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है, लेकिन लड़ाई के हद तक नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो सयाह आता है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल शहरी के हिसाब से आए। देखिए जितना कचरा पाकिस्तान में, शायद इस पे हमें काफ़ी पोल्यूशंस का भी इशू है, प्लास्टिक के भी काफ़ी इश्यूज हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा इलाका गिलगित बल्तिस्तान ग्रीन एंड क्लीन रहे, पाकिस्तान भी ग्रीन एंड क्लीन रहे, तो हम कामयाब हैं। हमें थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक और रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है। तो मैं ये आज की आपकी चैनल की वसातत से तमाम पाकिस्तानियों को जो भी जहाँ पे भी जाते हैं, जिस इलाके में भी जाते हैं, वो अपना इलाका समझ के जाएं, उसकी हिफाजत और उसकी सफाई अपने जहन में ज़रूर रखें। और राजा साहब, आखिर में मैं आपसे ये दरख्वास्त भी करूँगा सर कि स्कर्दू का एयरपोर्ट तो बड़ा ही ज़बरदस्त है, इंटरनेशनल है, और वहाँ पे बड़े तैयारे जो है वो लैंड करते हैं। सर दरख्वास्त है गिलगित का जो एयरपोर्ट है सर उसको भी ज़रा एक्सपेंड करें, क्योंकि छोटा तैयारा वहाँ पे उतर रहा है और वो भी कभी चलती है फ़्लाइट इस्लामाबाद से, कभी नहीं चलती है। आप एक ट्रैवलर का दुख समझ रहे होंगे, तो कोई प्लान में है गिलगित एयरपोर्ट की एक्सपेंशन भी सर? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। गिलगित के हवाले से काफ़ी चैलेंजेस है गिलगित एयरपोर्ट, क्योंकि वो वैली की जो शॉर्ट और तंग वैली होने की वजह से बड़े फ्लाइट्स के लिए गिलगित के अंदर ज़मीनों की कमी है, फ्लाइट जहाँ पे एयरपोर्ट बनी हुई है। तो हम अल्टरनेट जगह के लिए भी फिजिबिलिटी करवाए हुए ऑलरेडी। चिलमिस दास है, आगे एक और बोंजी की तरफ 2 जगहों पे हमने फिजिबिलिटी कराया है गिलगित के लिए भी। इंशाल्लाह सून उस पर भी काम होगा। गिलगित के अपने जो एयरपोर्ट है उसको भी एक्सटेंड करने के लिए हमने एक मास्टर प्लान तैयार की है। इंशाल्लाह इस पर भी जल्द काम शुरू होगा। ऑल राइट, राजा नासिर साहब, थैंक यू सो मच आपका। और हैं कि न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान, पूरे पाकिस्तान में सयाहत जो है वो फ़रोग पाए, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की बात मैं जा रहा हूँ, बस जिस आपने मनाजिर दिखा दी ना, मैं जा रहा हूँ गिलगित, आप शो करें, आई एम गोइंग। और आप ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद लेते, शायद ब्रेक के बाद ही गिलगित बल्तिस्तान में पाए जाएं। आई एम गोइंग। वेलकम बैक जनाब। अब बात कर लेते हैं कुछ स्पोर्ट्स की। आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले हमने स्क्वॉश की 3 बहनों और अब्दुल बासित साहब की मुलाकात करवाई थी, मगर आज हम आपको मिलवाने वाले हैं अंडर 13 के स्क्वॉश के खिलाड़ी हुज़ैफा शाहिद से, जिन्होंने हालिया दिनों में जापान जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया है। सो हुज़ैफा शाहिद स्क्वॉश चैंपियन जो है वो आज
बोल के बने हैं मेहमान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये बताएं इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े टाइटल्स जीत रहे हैं। इस बार फाइनल में तो आपने चीनी को 3-0 से शिकस्त दे डाली है। चैंपियनशिप जीतने की कितनी खुशी है, ज़रा फीलिंग्स हमारे साथ शेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इतना बड़ा प्रेस्टीजियस टाइटल जीता मैं। पहले हांगकांग एंड देन जापान एंड दोनों बड़े टाइटल से बहुत। हांगकांग तो बहुत बड़ा टाइटल था मेरा, क्योंकि हांगकांग में पर 128 पे पार्टिसिपेट करे थे 15 कंट्रीज से एंड टोटल टूर्नामेंट में 700 प्लेयर ने पार्टिसिपेट करा था। तो ये बहुत बड़ा इवेंट था एंड जापान में भी बहुत बड़ा इवेंट था, तो मुझे बहुत खुशी थी इस वाले इवेंट जीतने की। एंड मैंने दोनों इवेंट्स में एशियन नंबर रैंक 1 रैंक 2 को मारा है मैंने। क्या बात है। अच्छा हुज़ैफा, अपना अगर जो आपका मोबाइल है या फिर जो भी डिवाइस है उसको आप एक जगह रख दें सो दैट हम भी आपको ज़रा, हाँ बिल्कुल जिस तरह आप पढ़ाई और स्क्वॉश में आपने बैलेंस किया हुआ है ना, उसी तरह आप अपने मोबाइल को भी बैलेंस कर दें। एंड माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एग्जैक्टली दैट कि यार आप यू आर चैम्पियन, अब आप पढ़ाई भी करते हैं, तो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, तालीम को और स्पोर्ट्स को बैलेंस कैसे करते हैं, कितना वक्त ट्रेनिंग करते हैं? मैं अभी इसी क्लास 8 में हूँ, कीस्टोन अकेडमी में पढ़ रहा हूँ और वहाँ पे स्कॉलरशिप पर हूँ मैं। एंड साथ स्क्वॉश को भी मुझे फिर थोड़ा सा मतलब हर्डल्स आती, पर मतलब मैनेज करना पड़ता है कॉज, क्योंकि स्क्वॉश एंड स्टडीज दोनों मैनेज करना पड़ता है। एंड जब स्कूल से आता तो फिर मैं ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है और फिर वहाँ 6-7 मतलब 5 to 6 आवर मुझे वहाँ ट्रेनिंग करनी पड़ती है। देन घर आके फिर मतलब बहुत ही बिजी स्केजुअल रूटीन चल रही होती है मेरी। वैसे हुज़ैफा आजकल किस मुकाबले की तैयारी चल रही है और जो जापान में होने वाला है टूर्नामेंट आपका, उसमें कितनी कामयाबी की उम्मीद है? अभी तो मेरा आने वाले जो इवेंट्स है वो स्कॉटिश जूनियर एंड आगे कुछ ब्रिटिश जूनियर वगैरह है, कुछ आगे जो यूरोपियन सर्किट्स हैं वो भी मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह वो खेलने के इरादे हैं मेरे और इंशाल्लाह उसमें अल्लाह करे मैं अच्छा परफॉर्म भी करूँ मैं, जिस तरह मैंने हांगकांग एंड जापान में अच्छा परफॉर्म करा। एंड जो हाँ जापान में जो मेरे इवेंट्स है वो मेरे जो क्वार्टर फाइनल थे से सारे टफ थे एंड क्वार्टर फाइनल मैंने जो एशियन नंबर 3 को हराया था एंड फाइनल मैंने एशियन रैंक 2 को हराया था मैंने। ओके हुज़ैफा, फैमिली के बारे में बताइए, कौन कौन है, कितने बहन भाई हैं या इकलौते हैं, और अगर बहन भाई हैं तो वो भी स्पोर्ट्स की तरफ है, आपका कौन सा नंबर है उसमें? नहीं बहन भाई तो है पर मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं छोटी भाई है, छोटी बहन है देन छोटा भाई है। छोटे भाई ने भी स्क्वॉश स्टार्ट कर दी अभी। और वो जो छोटे भाई हैं वो कितने छोटे हैं जिन्होंने स्क्वॉश शुरू कर लिया? वो 4 इयर्स का अभी। जबरदस्त भाई, जबरदस्त। वो जो महानूर और जो 3 सिस्टर्स हैं उनकी भी बहन 4 साल की, उन्होंने भी स्क्वॉश जो है वो स्टार्ट कर दिया। लेकिन हुज़ैफा ये अच्छा मैं ये जानना चाहता था कि जैसे चाइना है वो सबसे अमेरिका चाइना सबसे ज़्यादा एथलीट्स बेस्ड है ना ओलंपिक्स में, तो वो बच्चों को बहुत अर्ली एज से शुरू करा देते हैं। कितना इंपॉर्टेंट होता है इतनी अर्ली स्टेज में बच्चों को स्पोर्ट्स में डाल देना, क्योंकि उनकी फिर उनकी प्लानिंग, उनकी परवरिश, उनकी सारी ट्रेनिंग बड़ी फिर ज़बरदस्त हो जाती है। सर देखिए ऐसा है ना कि जो स्क्वॉश की जो रियल एज होती है ना मतलब स्टार्ट करने की, वो होती है 6-7 ईयर्स की ओल्ड, 8-7 ईयर्स ओल्ड। उसमें एक बच्चा जो होता है जो छोटा होता है वो जब फर्स्ट टाइम स्क्वॉश में जाता है तो उसको जो एक एनालिसिस और जो स्पोर्ट का डायमेंशन होता है ना वो उसके दिमाग में फिट होता रहता है। फिर जितना खेलता रहता है फिर उसका इंटरेस्ट ग्रो होता है एंड फिर वो अच्छा परफॉर्म कर लेता है। क्योंकि जो स्क्वॉश में छोटे बच्चों को ज़्यादा शौक होता है बच्चों को, क्योंकि वो बस जाके अपना टाइम पास मतलब थोड़ा मतलब स्ट्रेस रिलीज करने की थोड़ा खेलते हैं जाके अपना, तो और उनकी स्टडीज में होती है तो ऑब्वियसली तो उनको थोड़ा बच्चे ना खेलना कहीं भी खेलना होता है। बिल्कुल। अच्छा हुज़ैफा पहले बताइए कि आपने आलमी सतह पे कितने अभी तक इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है और कितने मेडल्स घर पर ला चुके हैं आप अब तक? मैं अभी तक इंटरनेशनल 7 कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ एंड मेरे पास 4 इंटरनेशनल टाइटल है, जो कि मैंने पिछले साल मैंने एक लिया था मलेशिया में गोल्ड लिया था और उसके बाद मैंने दिस ईयर मैंने 3 बैक टू बैक टाइटल्स दिए मैंने। पहले ऑस्ट्रेलियन जूनियर, देन मैंने हांगकांग जूनियर, देन जापान जूनियर एंड ऑल्सो मैंने आपको इंक्लूड करना चाहूँगा कि मैंने ब्रिटिश ओपन भी खेला है, ब्रिटिश जूनियर ओपन, उसमें मैंने 5th पोजीशन हासिल करी हुई है। वो बहुत वर्ल्ड ओपन होता है टाइप वर्ल्ड। हुज़ैफा अपनी डाइट के बारे में बताएं, सिंस यू आर जब बिलो 13 इन 8th क्लास, इस वक्त तो टेस्ट बड्स जो हैं वो बड़े जो है ना स्पार्कलिंग किस्म के होते हैं, तो कैसे आप अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, कैसे क्या कुछ लेते हैं इन योर डाइट?
डाइट का तो ये है कि अगर मतलब आप अगर ट्रेनिंग में बिजी हैं तो जैसे मैं ट्रेनिंग में जाता हूँ सुबह, जब मतलब स्कूल से आफ्टर स्कूल जब मैं ट्रेनिंग जाता हूँ कोर्स में, पर वापस घर आने का टाइम नहीं होता कि मैं घर आके खाना खाऊं, तो मैं साथ ऐसा कोई ले जाता हूँ जैसे कि डेट्स हो गई, खजूर हो गई, या फिर कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे आप इंस्टेंट प्रोटीन ले सकें ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। तो क्या अगर आप ड्यूरिंग द ट्रेनिंग खाना खा के बैठ जाएंगे तो आपसे खेला नहीं जाएगा ना। तो फिर ऐसी चीज चाहिए होती है कि आपका जो थोड़ी भूख भी मिट जाए और जो आपकी जो ट्रेनिंग कंटिन्यू है उसको आप कंटिन्यू रखें। तो उसमें छोटी छोटी चीजें जैसे बनाना ले लिया हमने, एप्पल खा लिया, या फिर डेट्स ले ली, ताकि आपको इंस्टेंट प्रोटीन मिल सके ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। बिल्कुल। हुज़ैफ़ा, ये बताइए कि फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, और आप अपने जैसे जो बच्चे हैं, स्पेशली जवान तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो आपके एज सर्कल के बच्चे हैं, उन्हें क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, और साथ ही आप स्क्वॉश का फ्यूचर क्या देखते हैं? मेरा जो ड्रीम है पर्सनली, जो मेरा जो ख्वाब है वो जीतना, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीतना है, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे हमजा खान ने जीते थे। वो बहुत बड़ा इवेंट होता है वो, मतलब हमजा खान ने कब अराउंड 37 या कुछ ऐसे ईयर्स बाद, उसने काफ़ी टाइम बाद जीता, आफ्टर जानशर खान के बाद उसने टाइटल जीता था वर्ल्ड जूनियर। और वही मेरा ड्रीम है कि मैं वही पाकिस्तान की टाइम बाहर लाऊँ, वही वर्ल्ड जूनियर जीतूँ। बिकॉज वर्ल्ड जूनियर वाहिद ऐसा टाइटल है कि जो वर्ल्ड जूनियर जीतता है बस वही नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियन होता है। तो एंड जिसमें एक और इंक्लूड करूँगा वो इरफान असगर साहब का है, जो कि पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के डायरेक्टर हैं। एंड वो मुझे पर्सनली बहुत सपोर्ट करते हैं, एंड वो अभी भी मेरे साथ रखते हैं, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं उनको स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं। एंड आगे ये देखता हूँ स्क्वॉश कि हर बच्चा पाकिस्तान का नाम रोशन करे। हाँ, और हुज़ैफ़ा आखिर में मुझे ये बताएं, कौन सा तगड़ा हरीफ है इस वक्त? इजिप्शियंस तो हैं सीनियर लेवल पे, अंडर 13 लेवल पे कौन सा कंट्री बहुत डिफ़िकल्टी देता है आपको? अंडर 30 में भी इजिप्ट ही टॉप पर है। बिकॉज जब मैं ब्रिटिश जूनियर में सेमीफाइनल हारा था, तो मैं इजिप्शियन से ही हारा था सेकंड सीट से। बस वो अनफॉर्चुनेटली बस हो गया, मतलब मैं उसको ऑलमोस्ट जीत गया था, लेकिन बस थोड़ा सा रह गया। सो 3-2 उससे हार गया था मैं। बिल्कुल। इजिप्शियन स्क्वॉश बहुत टफ है, बहुत आगे है। हुज़ैफ़ा शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। स्क्वॉश चैम्पियन हमारे साथ है इस वक्त, बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने, और हमारी विशेज़ जो है वो आपके साथ हैं। और जो आपने कहा कि आप नंबर 1 बनना चाहते हैं, अल्लाह करे कि आप नंबर 1 बने। इसी के साथ साथ प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी ख़त्म हो गया है। बिल्कुल भाई, आज जुम्मा है, आप हमारी जो है आप हमें अपनी दुआ में याद रखें। हैप्पी फ्राइडे, हैप्पी वीकेंड। एक्चुअली बहुत सारे लोग कहीं कहीं घूमने भी जा रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बताएंगे वो, हम मंडे को बताएंगे कि कहाँ घूम के आए हैं हम। और जहाँ भी रहें खुश रहें, अपने घर वालों का, आस पड़ोस का ख्याल रखें, और आप खुश रहेंगे तो आपकी सराउंडिंग्स भी खुश रहेंगी। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रखिए, और दुनिया को इसी तरह खूबसूरत बनाइए। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे और फैसल को दीजिए इजाज़त, मंडे को हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।